ओके। क्या क्या हो गया था हमारा? सेल वॉल हो गया था। सेल वॉल कंप्लीट किया था हमने। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच में डिफरेंस किया था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, द टर्म प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस, ये भी हुआ था हमारा। एंड उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, जिसमें दो टर्म्स आती है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये भी मैंने आपको बताया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट्स, ये भी हमने किया था दोनों। फिर उसके बाद इससे पहले हमने किया था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, मतलब प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उससे पहले हमने ये डिफ्यूजन प्रोसेस किया था। एंड वही डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सारे टॉपिक हो चुके हैं बायो में। इसमें से आपको बताओ क्या क्या किया, मतलब क्या क्या पता है आपको? थोड़ा सा एक बेसिक 5 मिनट के लिए मुझे बताओ अब तक ब्रीफ में क्या क्या हुआ है, एक बेसिक। हाँ, एक एक करके टॉपिक के बारे में बताओ। प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस क्या था, बताओ। रिवाइज तो किया होगा, इतने दिन मिले हैं आपको। प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्रोसेस बोलो। प्लाज्मोलिसिस मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट बाहर रहते हैं, ओके। इसीलिए H2O मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? बाहर की तरफ। तो जो सेल है वो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। आया समझ में? मतलब सॉल्ट, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो बाहर की तरफ रहता है, सॉल्ट। तो जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। जिस जिस साइड में वाटर सॉल्ट रहता है उसी साइड में वाटर मूव करता है। जैसे मान लो सॉल्ट यहाँ बाहर की तरफ है, आउटसाइड में, तो वाटर भी कहाँ मूव करेगा? बाहर की तरफ। आया समझ में? तो इनसाइड द सेल द वाटर विल बी लेस। सो वाटर अगर कम हो जाएगा सेल के अंदर, तो उस केस में जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? salt inside the concentration of salt will be more inside the cell, so the water is moving inside the cell from the outside and the cell will shrink। मतलब पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगा, श्रिंक नहीं होगी, स्वेल हो जाएगी। पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगा, जो सेल है वो क्या हो जाएगा? स्वेल अप। आया समझ में? क्लियर है ये दोनों प्रोसेस? हाइपर का मतलब होता है देर इज ए लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनसाइड द सेल। सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है अंदर की तरफ कम रहती है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? और आप याद रख पाओगे, सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड द सेल कम रहती है और आउटसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा रहती है। आए समझ में? ये कंडीशन याद रखना। और इसमें हाइपोटोनिक में सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है, आउटसाइड ऑफ द सेल कम होती है। ठीक है, ये दो कंडीशंस है। तो ये दोनों टर्म्स को हमने प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस के फॉर्म में लिया है। प्लाज्मोलिसिस मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, डी प्लाज्मोलिसिस मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और क्या बताया था मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और कुछ बताया था? ओके, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, बोलो। What do you mean by endocytosis and exocytosis? सॉरी, क्या बोल रहे हो? हाँ, एंडोसाइटोसिस मतलब इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, जो फूड है वो अंदर की तरफ आएगा। ये प्रोसेस मैंने बताया था। अमीबा का एग्जांपल लिया था मैंने। अमीबा के अंदर सुडोपोडिया रहता है, उससे वो फूड अंदर लेता है। ठीक है, तो दो टर्म मैंने बताई थी आपको, एक फेगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। याद है आपको पिनोसाइटोसिस?
फेगोसाइटोसिस में वो क्या करता है, सेल खाता है, खाना खाता है, मतलब उसको बोलते हैं सेल ईटिंग। फेगो मतलब फूड, फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस सेल पीता है, यहाँ पर खाता है और दूसरे में सेल पीता है, मतलब पिनोसाइटोसिस बोलेंगे उसको। क्लियर? सो यहाँ दो टर्म्स थी, एंडोसाइटोसिस मतलब जो खाना है वो अंदर की तरफ आएगा, जैसे कि ये वाला, ये यहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ से जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ मूव होंगे और एक वेसिकल फॉर्म हो जाएगा। आया समझ में? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल। बट एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो वेसिकल है वो रप्चर हो जाता है। रप्चर का मतलब समझते हो, फट जाएगा, निकलेगा, तो यहाँ से जितने भी जो सेल मॉलिक्यूल्स है वो सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ फूड जो है एक्सक्रीट होता है। आया समझ में? एक्सोसाइटोसिस में। क्लियर है? दोनों प्रोसेस क्लियर है? तो आपने ये एक्सक्रिएशन देखा है क्या फूड का? आपको पता है लेटेक्स वगैरह, लेटेक्स पता है आपको? गोंद, गोंद देखा है आपने? क्या बोलते हैं उसको, गोंद बोलते क्या? अरे मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हिंदी में उसको गम, गम पता है आपको? गम, वो पेपर को चिपकाते हो आप, ग्लू, गम ही बोलते हैं ना उसको। सो ग्लू भी प्लांट का एक्सक्रीट पार्ट है, पता है आपको? मतलब एक्सक्रीट होता है वो। अभी उसको तो लड्डू वगैरह में भी डालते हैं। ग्लू को नहीं, गम जो रहता है जिसको क्या बोलते हैं, गोंद बोलते हैं हम हिंदी में तो, पर उसको जो लड्डू के अंदर डाला जाता है, हाँ, तो वो उसका एक्सक्रीट पार्ट है प्लांट का। जो प्लांट एक्सक्रीट करता है वो फिर उस गम के फॉर्म में वहाँ चिपक जाता है वो उसे। आया समझ में? सो ये कुछ टर्म थी। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा? नहीं, आप थे ही नहीं, आप थे किधर, मुझे ये बताओ। गाँव गए थे, तो अभी ये कैसे लेके आऊँ मैं गाँव से वापस, ये सारे पार्ट? ये मैंने सब अच्छे से समझाए थे, इवन 3D डायग्राम भी मैंने यूज़ किए इसमें, बताया था 3D डायग्राम के थ्रू भी। ठीक है, जिन जिन को समझ में आ गया मुझे एक एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताओ, एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इन सब का। ओके, बोलो परी, बताओ क्या क्या बताया था इसमें। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने क्या क्या, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको, क्या काम करता है ये, और क्या बोलते हैं सेल वॉल प्लांट्स में रहता है, और सेल मेम्ब्रेन के क्या प्रॉपर्टीज़ है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज सम ऑफ द important material it will allow some important material, but कुछ मटेरियल को ये अलाउ नहीं करता है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको सेमी परमिएबल क्यों बोलते हैं? आपका ध्यान इधर है या नहीं? तो फिर समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे ये बताओ। सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब समझते हो, कुछ मटेरियल को अलाउ करेगा, कुछ को अलाउ नहीं करेगा, उसको सेमी परमिएबल हम बोलते हैं। ओके, अब इसका जो साइज था मैंने बताया था कि इसका साइज होता है 70 नैनोमीटर, मतलब 70 इंटू 10⁻⁻9 मीटर इसका साइज रहता है। ओके, और बाकी और भी मैंने चीज़ें बताई थी कि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, और कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ एंट्रीज होती है। एंट्रीज किस किस की? कोलेस्ट्रॉल की बताया था, फैट, प्रोटीन की कुछ एंट्रीज होती है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट की एंट्रीज होती है। मतलब यहाँ इसके थ्रू वो एंटर करता है, मतलब सेल में एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए कुछ यहाँ पर क्या बोलते हैं, कुछ एंट्रीज होती है, जैसे कि प्रोटीन की एंट्री हो गई, कार्बोहाइड्रेट की एंट्री हो गई, और इसकी फैट्स की एंट्री हो गई। यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको अलग अलग कलर के, तो यहाँ से एंटर करते हैं अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल जिसको हम फैट बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल आइदर ये एग्जिट करते हैं और एंटर करते हैं। मैंने बताया था एग्जिट और एंटर कैसे करते हैं, बाय द एंडोसाइटोसिस,
और एक्सोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस आगे आने वाली है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो प्लांट को ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो प्लांट अंदर कैप्चर करते ही रहेगा सेल मेम्ब्रेन में, नहीं, वो कभी कभी उसको थ्रो भी करता है, बाहर भी निकालता है। जो इम्पोर्टेंट मटेरियल उसको ज़रूरत नहीं होती उन मटेरियल की, तो वो उनको बाहर निकाल देता है। आए समझ में? तो उसमें प्रोटीन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और एंड पॉलीसेकेराइड जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके। फिर मैंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस तरीके से रहती है, सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ। आया समझ में? तो टोटल 3 हिस्से होते हैं सेल के। पहला सेल बाउंड्री जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन। ये सारे बाउंड्रीज वाले पार्ट है। 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, सेल बाउंड्री, दूसरा साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, और तीसरा न्यूक्लियस। फिर मैंने बताया था कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। पता है आपको प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? द when the nucleus and the cytoplasm combine it will form प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? ध्यान है इधर? आया समझ में? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसके बाहर आता है सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री में 2 हिस्से आते हैं, पहला आता है सेल वॉल, दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन। आया समझ में? तो सेल के टोटल 3 हिस्से होते हैं, एक सेल बाउंड्री, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेल है वो 2 तरीके से अपने फूड को अंदर बाहर करता है, बाहर अंदर लेता है और बाहर रिमूव भी करता है। सो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑस्मोसिस की और डिफ्यूजन की। आया समझ में? सेल को खाना अंदर करने के लिए और बाहर करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑस्मोसिस करना पड़ता है। आया समझ में? ऑस्मोसिस कैसे करेगा? अब ऑस्मोसिस करने के लिए उसको ये टर्म्स, उसमें ये टर्म्स आपको यूज़ होने वाली है। मतलब सेल के अंदर अगर सॉल्ट ज़्यादा है, मान लो सेल के अंदर सॉल्ट है, ये मान लो पूरी सेल है और इस सेल के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सारा जितना भी पानी है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। आया समझ में? जैसे मान लो ये सेल है, इसमें सॉल्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सेल सॉल्ट की, तो जितना भी पानी बाहर की तरफ है सेल के, वो सारा पानी अंदर आएगा। आया समझ में? और जो सेल है वो क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। आया समझ में? अब यहाँ पे देखो, जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है सेल के बाहर है, तो जो सेल है वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आया समझ में? 2 कंडीशन समझ में आई? तो इसी तरीके से जो सेल है वो क्या करता है? अपने फूड को और जितने जो वाटर है उसको एग्जिट और क्या करता है? अंदर एंटर करवाता है। 2 तरीके रहते हैं। समझ में आया आपको? और इसमें मैंने बोला भी था कि ये जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में भी यूज़ होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ही सेल्स है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमको वीकनेस आती है, इसका मतलब हमारे बॉडी में किसकी कमी हो जाती है? इलेक्ट्रोलाइट्स की। आया समझ में? तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है हम सेलाइन चढ़ाते हैं। मैंने बताया था सेलाइन क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाती है, तो हम बोतल चढ़ाते हैं। पता है आपको? तो बोतल में क्या रहता है? नमक का पानी। बोतल में क्या रहता है? नमक का पानी, जिसको हम बोलते हैं सेलाइन। सेलाइन तो सुना होगा आपने। बोतल को क्या बोलते हैं हम? सेलाइन ही बोलते हैं ना, वो जो बोतल रहती है कि सेलाइन चढ़ाने जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो सेलाइन क्या होता है? इट इज़ द सॉल्ट वाटर। सेलाइन का फुल फॉर्म है सॉल्ट वाटर। ओके, तो ये सॉल्ट वाटर हमारे बॉडी में डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाला जाता है। ब्लड के अंदर कैसे डालेंगे? सुई के थ्रू। क्योंकि अगर डायरेक्ट पियोगे आप सॉल्ट वाटर तो पहले वो आपकी बॉडी में जाएगा, फिर उसके बाद फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर वो सॉल्ट, उसके लिए कम से कम 1 दिन लग जाएगा। आया समझ में? उसके लिए टाइम लगता है थोड़ा सा बॉडी में वो सॉल्ट को घुलने के लिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं? सेलाइन डायरेक्टली, मतलब सॉल्ट वाटर डायरेक्ट आपके ब्लड में डाल देते हैं। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की वो आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। आया समझ में? जब सॉल्ट डालते हैं तो क्या होगा? वो जो सॉल्ट है वो जितना भी आप पानी पियोगे या कुछ भी खाना खाओगे तो सारा कुछ वो सेल अंदर ले लेगा। आया समझ में? जैसे आपने खाना खाया, लेकिन ये कंडीशन आपको पता है आपको वीकनेस कब आती है? आप जो भी खाते हो वो खाना आपको लगता ही नहीं है। ऐसा होता है, वोमिटिंग हो जाता है, या फिर समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको वीकनेस कब आएगी? बुखार कब आएगा? या फिर कोई भी
कब आता है? तब जब आता है जब मान लो सपोज आप खाना खा रहे हो और वो इमिडिएटली बाहर निकल जा रहा है, मतलब खाना आपको लग नहीं रहा है, या पानी भी पी रहे हो तो आपको मतलब वो पानी क्या हो रहा है, जो डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके थ्रू वो वाटर एग्जिट हो जाता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, इसको फिक्स करने के लिए, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम सॉल्ट अपने बॉडी में डालते हैं बाय सेलाइन। आया समझ में? बोतल के थ्रू या फिर ORS इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहते हैं, पता है आपको, दो फॉर्म होते हैं, एक सेलाइन वाटर वाटर या फिर एक आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। आया समझ में? तो जब वो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो सेल के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो जितना भी खाना पीना आप खाओगे वो सेल क्या करेगा, सब सब कुछ अंदर कैप्चर कर लेगा और आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। आया समझ में? क्योंकि सेल स्वेल हो जाएगा, और जैसे अगर सेल स्वेल हुआ इसका मतलब हेल्थ भी क्या होगी, वो भी मतलब अच्छी हो जाएगी। आया समझ में? तो ये प्रोसेस यूज होती है। इसमें मैंने आपको बता दिया था, एंडोसाइटोसिस इनटेक ऑफ फूड, एक्सोसाइटोसिस मतलब एग्जिट ऑफ फूड, ये दो प्रोसेस यूज होती है, ठीक है, सेल के अंदर। ओके, इसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पर तीन टर्म्स आएगी, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो वो तीनों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लो, यहाँ पर डिफ्यूजन भी एक टर्म दी गई है। मैं अभी आपको ऑस्मोसिस के बारे में बता रहा था। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस बताओ आप पहले, फिर मैं बता दूँ ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन? नहीं मालूम? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा स्कूल में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? ऑस्मोसिस क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन, द लिक्विड इज मूव फ्रॉम, बोलो, lower concentration to higher concentration through the semi permeable membrane, it is called osmosis. And when the liquid is moved from lower concentration to higher concentration without any semi permeable membrane, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है डिफ्यूजन की। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फिनफ्थली ये सॉरी पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, उस पोटेशियम पर मैग्नेट को हमने डाला वाटर के अंदर, पानी के अंदर। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कौन सा होता है, ये होता है पर्पल कलर का। कौन से कलर का होता है? पर्पल, पर्पल ही है ना, हाँ पर्पल कलर का होता है। तो पर्पल कलर को जब हम इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो स्प्रेड होगा पानी के अंदर, और स्प्रेड होके वो कलर कैसा हो जाएगा उसका, वो वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल। आया समझ में? तो कुछ टाइम के बाद वो पूरे ग्लास के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन थी ग्लास के अंदर? जब हम पानी लिए थे तो उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन थी क्या? नहीं। तो विदाउट मेम्ब्रेन वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब एक बात बताओ, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, जैसे ही हमने यहाँ पर डाला तो ये जितने भी पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स थे उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा थी या नहीं? फिर धीरे धीरे ये स्प्रेड होने लग गया पूरे ग्लास के अंदर। तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इट विल मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, डिफ्यूजन। आया समझ में? बाकी तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर तीन टर्म्स आएगी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ओके, अब इसमें देखो हमने एग्जांपल, यहाँ पर हम कैसे इसको समझेंगे। यहाँ पर दो टर्म्स है, एक तो है सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम बोलेंगे सॉल्ट। सॉल्यूट को क्या नाम दिया है हमने, सॉल्ट, नमक। जो यहाँ पर सॉल्यूट है वो है सॉल्ट, और जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। सॉल्वेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, पानी, और जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉल्ट। और हमेशा याद रखना, जो सॉल्यूट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, हमेशा लेस, और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, हमेशा ज़्यादा रहती है। मतलब हमेशा जैसे ये 90% होगा तो ये 10% होगा। आए समझ में? आप नमक में पानी डालते हो या पानी में नमक डालते हो? यही करते हो ना?
या नमक लेते हो इतना सारा फिर पानी डालते हो उसमें, ऐसा नहीं है ना। तो बेसिकली हमेशा सॉल्वेंट मतलब पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, और जो सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी, मतलब उसकी क्वांटिटी हम कम लेंगे। आया समझ में? ओके, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमने सॉल्यूट ले लिया सॉल्ट, तो यहाँ पर जो आइसोटोनिक है उसमें 50-50% जो है वो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। अभी सॉल्यूट क्या लिया मैंने यहाँ पर? सॉल्ट। आप भी आंसर करो, ऐसा लग रहा है ध्यान नहीं है इधर। क्या बताया मैंने अभी तक? इसमें क्या बोला? सॉल्यूट मतलब ओके, और सॉल्वेंट मतलब ओके। अब मैंने आइसोटोनिक में क्या बोला कि जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी सॉल्यूट की मतलब सॉल्ट की, वो सेल के अंदर और बाहर कितनी कितनी होगी? 50-50%, दोनों तरफ 50% है। तो पानी का मूवमेंट होगा क्या? पानी मूव करेगा बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, पानी मूव करने वाला है क्योंकि दोनों 50-50% है। तो सेल पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ेगा। तो अभी मुझे आपसे पूछना है कि उस केस में क्या सेल हेल्दी रहेगा? सेल हेल्दी होगा उस टाइम पे? होगा ना, क्योंकि वो मेंटेन है पानी का कॉन्सेंट्रेशन उसमें, तो उस टाइम पे सेल हेल्दी रहेगा, मतलब सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज। अब नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। यहाँ समझ में आया? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज सेम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। देखो मैंने क्लियरली यहाँ पे बोला था कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसकी लेंगे? सॉल्यूट की। इनसाइड द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल 50-50% होगा। ओके, तो जो पानी है वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या था? जो सॉल्ट है वो कहाँ ज्यादा होगा? बोलो। हाइपर, हाइपर का मतलब समझते हो? हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। आप हाइपर हो जाते हो, वो एक वर्ड तो सुना होगा ना, हाइपर। हाइपर का मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया। अभी बोलते हो ना कुछ ज्यादा हो गया है अभी तुम्हारा, हाइपर हो गए हो तुम। मतलब हाइपर का मतलब है जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के बाहर ज्यादा होगी। किसके? यहाँ पर आपको याद रखना है, हम आउटसाइड ऑफ द सेल याद रखेंगे कि आउटसाइड ऑफ द सेल जो है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। आया समझ में? तो हाइपर का मतलब है ज्यादा किसकी कॉन्सेंट्रेशन? सॉल्ट की। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ क्या होगी? ज्यादा रहेगी। याद रखना, बाहर। मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं तो बाहर का ही एग्जांपल लेना है आपको, कंफ्यूज मत होना, वरना फिर आप, मैंने तो बाहर का एग्जांपल लिया, आप एग्जाम में जाके इनसाइड द सेल का एग्जांपल लोगे तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा। तो एग्जांपल किसका लेना है? आउटसाइड ऑफ द सेल का। आउटसाइड ऑफ द सेल जो है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अभी पानी किधर मूव करेगा? जिधर सॉल्ट है उधर ही पानी मूव करेगा। जहां सॉल्ट होता है उसी तरफ पानी जाता है। आया समझ में? तो सारा पानी कहाँ आ जाएगा? जिधर सॉल्ट है। तो सॉल्ट कहाँ पर है? बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ सॉल्ट ज्यादा है तो जितना भी पानी है सेल से बाहर आ जाएगा, और जैसे ही सेल से बाहर पानी आएगा तो सेल कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो पानी पूरा बाहर आ गया, तो सेल जो है उस केस में श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक। तो इस कंडीशन में जो है सेल है, जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। आया समझ में? ओके, लास्ट कंडीशन क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस इनसाइड द सेल। जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो और ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन विल बी, हम बाहर का एग्जांपल ले रहे थे ना, आउटसाइड ऑफ द सेल, तो यहाँ लेस होगा। हमने क्या एग्जांपल लिया था? द सेल कॉन्सेंट्रेशन विल बी लेस आउटसाइड ऑफ द सेल। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या लिया था?